साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड दो संगठनों के द्वारा शिव सम्मान परिषद का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में तमाम वक्ताओं की बातें सुनने के बाद इस परिषद का जो शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया है। इस परिषद में आए हुए महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता, उन सभी लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और जो शिव सम्मान परिषद है उसमें जो तमाम विषय रखे गए हैं उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है, मालवन में समुद्र के किनारे के पास जो पुतला था वो गिर गया, ऐसा राज्य सरकार के द्वारा या मीडिया के द्वारा महाराष्ट्र की प्रजा को जानकारी मिली। मगर जो जानकारी हम लोगों को रिसर्च करने के आधार पर उपलब्ध हुई, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये पुतला गिरा नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर इसे गिराया गया और गिराने के लिए शुरू से शुरू से प्लान बनाकर काम किया गया। अगर इसके संबंध में सबूत के तौर पर कुछ बातें बताई जाए तो उसमें सबसे पहले जो सबूत के तौर पर बात बताई जा सकती है वो बात ये है कि इस पुतले को मीडिया के द्वारा जो जानकारी हमें मिली उसके अनुसार आपटे नाम के ब्राह्मण को ये पुतला बनाने की जिम्मेदारी दिया जाना, मैं प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत ये योजनाबद्ध तरीके से ये पुतला गिराने की योजना बनाकर उस योजना का ही हिस्सा है कि आपटे को ये पुतला बनाने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी जो रिसर्च में हमें जानकारी मिली, ये जो आपटे है जहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और शिल्प कला का उसने कोर्स किया, डिग्री हासिल की, ऐसी कोई डिग्री जिस कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई, आपटे की पढ़ाई हुई, उसमें पुतला बनाने से संबंधित कोई शिल्प कला पढ़ाई ही नहीं जाती है। ये भी जानकारी हमारे रिसर्च में आई। और
जो षड्यंत्र पुतले से संबंधित किया गया, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि उस कॉलेज में इस तरह के पुतले का या शिल्प कला का कोई कोर्स ही नहीं है, वहाँ उसकी पढ़ाई हुई ऐसा बताया जाता है, जो कला संचालक है उससे पुतले की अनुमति लेनी चाहिए थी। मैं सबूत के तौर पर आप लोगों को बातें बता रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। लेनी चाहिए थी अनुमति, अनुमति नहीं ली गई। ऐसा कला संचालन के जो लोग हैं वो खुद कह रहे। इसका मतलब ये है, ये तमाम सारी बातों को अगर जोड़कर हम लोग देखते हैं, अगर ये सारे तथ्य को जोड़ करके देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुतला बिठाना, जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी के हाथों उसका उद्घाटन करना और फिर 6 महीने में वो पुतला गिरा देने का प्लानिंग बनाकर ही ऐसा किया हो सकता है, ऐसा लगता है। अब फिर बड़ा सवाल, दूसरा सवाल पैदा होता है, बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। वो सवाल क्या है कि शिवाजी महाराज का पुतला इस तरीके से प्लानिंग बनाना ताकि वो गिर जाए और ऐसे समय में गिर जाए कि उसके बाद 5-6 महीने में महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो। अगर ये सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो इसका संबंध चुनाव के साथ में है, विधानसभा के चुनाव के साथ में है। ऐसा निश्चित रूप से तर्क निकाला जा सकता है, तथ्य निकाला जा सकता है, लॉजिक निकाला जा सकता है। क्योंकि बीजेपी के लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि मराठा समाज के जो लोग हैं वो तो हमारे बीजेपी को वोट देने वाले हैं नहीं। जब मराठा समाज के लोग बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है तो उसके भावनाओं की कदर करने की क्या जरूरत है। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बात जो डिफिकल्ट है समझना, राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि इसका संबंध चुनाव के साथ है। मराठा समाज के लोग भाजपा को वोट देने वाले नहीं है, और अगर ये पुतला गिरा दिया जाता है, प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर गिरा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोगों की विरोध में प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। जिन्होंने प्लानिंग बनाया उनके दिमाग में सोच है कि इसकी रिएक्शन होगी। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रिएक्शन होगी, मराठा लोगों की रिएक्शन होगी। अगर मराठा लोगों की रिएक्शन होगी तो इसके विरोध में मराठा विरोधी ओबीसी की रिएक्शन होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ओबीसी के लिए कुछ किया तो है नहीं कि विधानसभा के चुनाव में ओबीसी के वोट
करने के आधार पर उनको मिल सके, ऐसा कुछ काम तो किया नहीं। फिर अगर मराठा का भी वोट नहीं मिलता, ओबीसी का भी वोट नहीं मिलता, तो इस परिस्थिति में चुनाव कैसे जीता जाए? ये बड़ा सवाल बीजेपी और उनके गठबंधन के लोगों के सामने है। इसलिए ये पुतला गिराने की साजिश और पुतला गिराने की योजना बनाई गई ताकि मराठा लोग प्रतिक्रिया करें, और मराठा लोग जितना ज़्यादा प्रतिक्रिया करेंगे उस अनुपात में ओबीसी की मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण कराई जाए, और मराठा विरोध में जो प्रतिक्रिया होगी उसका चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे स्थिति में ओबीसी के वोट हासिल किए जा सकते हैं, अन्यथा ओबीसी के वोट हासिल करने के लिए कुछ किया तो है नहीं, तो वोट मिलेंगे कैसे? मराठा लोगों के प्रतिक्रिया में ओबीसी के वोट महाराष्ट्र में हासिल करने के लिए यह पुतला गिराया गया। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ओबीसी के लोग भी शिवाजी महाराज को मानते हैं। हाँ, मैंने कहा ये बराबर है, ओबीसी के लोग भी शिवाजी महाराज को मानते हैं, मगर राजनीति में मराठा विरुद्ध ओबीसी की प्रतिक्रिया निर्माण भी होती है, हुई है, ये भी है, ये भी परिस्थिति है। और अगर प्लान बनाकर, योजना बनाकर, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो योजना बनाकर अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उस तरह की प्रतिक्रिया करवाते हैं, क्योंकि वो जो प्रतिक्रिया करवाने वाले लोग हैं उनका समाज में संगठन भी है, उनका मीडिया पर प्रभाव भी है, वो जैसा चाहे उस तरह के हेडलाइन बनाते हैं, वो जैसा चाहे वैसी खबरें देते हैं ताकि दूसरे दिन जो है बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया निर्माण कर सके। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिराया गया, इसके पीछे मराठा लोगों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिवाजी महाराज के प्रति ओबीसी के लोगों को भी मन में याद है, आदर है, मगर मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया है। शिवाजी महाराज के बारे में सम्मान रखना और मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया करना दो अलग अलग बातें हैं। राजनीतिक लोग जब कोई फैसला करते हैं तो बहुत सारा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग बनाकर करते हैं, इसमें भी ऐसे ही किया गया। अन्यथा क्या राज्य सरकार के लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ऐसा हल्के फुल्के तरीके से पुतला बनाया जाए? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के तमाम पुतले हैं, और अभी हमारे सामने बताया गया कि 2-4 साल में ऐसा एक पुतला है जिसको 100 साल हो जाएंगे, 96 साल हो गए हैं। कैलकुलेट करके चुनाव के पहले योजना बनाकर ये पुतला बनाया गया, जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन करवाया गया। अपघात के आधार पर हम नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है, वो अपघात से थोड़ी ओबीसी है, वो तो बाय बर्थ ओबीसी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला और उसका उद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण को भी बुलाया जा सकता था, क्योंकि इस तरह के कर्मकांड करने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। मगर इसके लिए
एक ओबीसी का प्रधानमंत्री को बुलाया गया। ओबीसी की प्रतिक्रिया के साथ इसका संबंध जोड़कर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक कैलकुलेशन और ज़्यादा समझ में आने के लिए सुटेबल होता है। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को और एक बात तथ्य कि इन लोगों ने ऐसा प्लानिंग करने का एक और कारण है। वो कारण क्या है? महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, 48 में से 32 से ज्यादा सीटें सरकार होने के बावजूद भी हार गए। मुझे लगता है हमारे लोगों को ठीक से जानकारी है। ये लगभग 33 सीटें, 48 में से 33 सीटें बीजेपी और गठबंधन हार गई। अगर इसी का कैलकुलेशन विधानसभा में रिपीट होता है तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। समझने के लिए बीजेपी के लोगों को कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 300 सीटें हैं तो इनके विरोधी वालों को 200 सीटें मिलेगी, ऐसा उसका अर्थ होता है। 288 विधानसभा की सीटें है ही ऑलरेडी, तो राउंड अबाउट 300 सीटें हैं विधानसभा की। तो ये सारा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। चुनाव हारना भी एक बहुत बड़ी वजह है। लोकसभा का चुनाव हारना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस तरह का ये उदाहरण मैं आप लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूं ताकि बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। इसलिए प्लान बनाकर, योजना बनाकर पुतला जो है गिराया गया। ये गिरा इस बात पर मेरा यकीन नहीं है। अभी हमारे जरांगे पाटिल के जो साथी हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने कि पश्चिम के दिशा से अगर हवा बह रही है तो उसके विरुद्ध दिशा में पुतला गिरना चाहिए। अगर हवा से गिर गया तो मान लो इधर से हवा आ रही है तो इधर ही नहीं गिरेगा ना। एक वैज्ञानिक कारण, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि मान लो इधर से हवा आ रही है तो पुतला ए साइड में नहीं गिरेगा, ए साइड में गिरेगा। जैसे आपने कहा, ये वैज्ञानिक सबूत है। ये जो आप कह रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से सबूत है। फिर उसी साइड में कैसे गिर गया? जिस साइड से हवा आ रही उसी साइड में गिर गया। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। और अभी चुनाव का माहौल है। ये बातें ध्यान में रखने के बाद हम लोगों को निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये पुतला गिराया गया ताकि मराठा लोग इसके विरोध में प्रतिक्रिया करें और प्रतिक्रिया करने के बाद ओबीसी लोग मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया करें। इस प्रतिक्रिया को संगठन के लेवल पर कंसोलिडेट किया जाए और मासेस के लेवल पर कंसोलिडेट करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। ये सारी योजना बनाकर, प्लान बनाकर ये पुतला गिराया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को, ऐसा प्लानिंग इन लोगों ने क्यों बनाया होगा? शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, 3 पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए। समझे? बहुत बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। 3 पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए और ये 3 पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए। इसके विरोध में बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती, ऐसा बीजेपी का मानना है।
तो बीजेपी के जो लोग हैं वो चुपचाप बैठ जाएंगे और चुनाव के पहले ही हार मान जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने, एक कहावत भी है, मरता क्या नहीं करता मरता क्या नहीं करता। तो ये चुनाव हार ही रहे हैं, तो जो हारने वाले लोग हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि चुनाव जीता जाए। इसलिए फडणवीस के साथ साथ अभी आजकल खबरें आ रही है गडकरी को भी मैदान में उतारा जाए। ये सारे कैलकुलेशन के आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि जो थ्योरी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं वो कोई काल्पनिक थ्योरी नहीं है, रियलिस्टिक बातें बता रहा हूं सबूत के तौर पर। तो ये पुतला गिरा नहीं है, इसको गिराया गया। अगर इसको गिराया गया इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। और अगर आप लोग शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं तो हम लोग सम्मान करेंगे, शिवाजी महाराज का सम्मान करेंगे। तो ये सम्मान जो यहाँ नाम है सम्मान परिषद, ये अपमान के साथ उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया में हम लोगों ने किया कि अगर तुम अपमान कर रहे हो तो हम सम्मान करेंगे। तो ये सम्मान करने के लिए परिषद हमने आयोजित की है। एक और बात आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिससे ये बात प्रमाणित की जा सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को संगठन के लेवल पर तोड़ा नहीं? तो सबूत कहते हैं हाँ तोड़ा। तो इसका मतलब है, वही बात मैं आपको सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि बीजेपी को ये नहीं लगता कि वर्तमान 3 पार्टियों का जो गठबंधन है उसके सामने हम चुनाव जीत नहीं सकते। ये उनको लग रहा है, इसका सबूत दे रहा हूं, आप लोगों के सामने सबूत पेश कर रहा हूं। राष्ट्रवादी को तोड़ा, राष्ट्रवादी को तोड़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ, इसके लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको। एक बात जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं उसका समर्थन करने वाले सबूत पेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि उन्होंने राष्ट्रवादी को तोड़ा, फिर उन्होंने शिवसेना को तोड़ा है, राष्ट्रवादी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा। अशोक चौहान मेरे ख्याल से कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि शंकरराव चौहान के जो लोग हैं वो निष्ठावंत वाली जो थ्योरी है, निष्ठावंत थ्योरी में वो लोग आते हैं। शंकरराव चौहान के जो लोग हैं, यशवंतराव चौहान निष्ठावंत में नहीं आते, शंकरराव चौहान निष्ठावंत में आते। ध्यान रखो, क्योंकि निष्ठावंत नाम की एक थ्योरी है महाराष्ट्र में चलाई जाती है, निष्ठावंत निष्ठावंत नाम की थ्योरी है। यशवंतराव चौहान निष्ठावंत की लिस्ट में नहीं है, पवार साहब भी नहीं है, पवार साहब भी नहीं निष्ठावंत। क्यों? कांग्रेस में थे, कांग्रेस से तोड़ ताड़ कर बाहर आ गए तो निष्ठावंत की लिस्ट से है नहीं। आपको ये तथ्य जो है सारा महाराष्ट्र में आप लोगों को भी मालूम है, मगर मैं जिस तरीके से सबूत के तौर पर विश्लेषण करके बता रहा हूं कि हाँ इसका संबंध इसके साथ है। तो राष्ट्रवादी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा, ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी इन तीनों लोगों के विरोध में इकट्ठा आकर चुनाव जीत नहीं सकती। तो जीतने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, कुछ न कुछ करना होगा।
कुछ न कुछ करना होगा, पार्टियों को तोड़ा। तमाम काम उन्होंने किए, उसमें पुतला भी एक बड़ा काम है, ताकि इसकी प्रतिक्रिया हो। चुनाव बीजेपी के लोग जीत सकते हैं अगर ओबीसी का ध्रुवीकरण अगर वो अपने फेवर में करने में कामयाब हुए चुनाव के रिजल्ट में, तो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकते। 32% मराठा लोग हैं, तो ओबीसी की संख्या ज़्यादा हो सकती है। उन लोगों ने बगैर सोचे समझे ये सारा प्लान बनाया, ऐसा तो नहीं कहा जाता। सोच समझकर प्लान बनाकर, यही एकमात्र तरीका है कि ओबीसी का ध्रुवीकरण कराया जाए, और ओबीसी का ध्रुवीकरण मराठा वर्सेस ओबीसी का मामला खड़ा करने के बाद ही किया जा सकता है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसा किया गया है, ऐसा मेरा मानना है, और इसका संबंध चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ये चुनाव की बातों को सही तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें एक मुद्दा हिंदू मुसलमान वाला भी है। अगर मान लो शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, अगर इस थ्योरी को हम मानते तो इन लोगों को शायद अवसर नहीं मिला, नहीं तो वो ऐसा प्रचार कर सकते थे, मुसलमान ने गिराया, और मामला हिंदू मुसलमान का कर दिया जाए। अगर हिंदू मुसलमान का कर दिया जाए तो ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5% है। चुनाव जीतने के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज को समझे बगैर ये बात समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या 1.5% है, ऑल इंडिया में 3.5% है। 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में भी चुनाव नहीं जीत सकता, तो देश की पंचायत में कैसे चुनाव जीतेगा? नहीं जीत सकता। हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है, इससे चुनाव जीता जा सकता है। 15% मुसलमान 100% अगर बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं, तो भी हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर बीजेपी को चुनाव जीतने में अवसर मिलता है। 2 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव जीता, कई राज्यों में हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर चुनाव जीता। सारे देश भर में हिंदू मुसलमान ही एक थ्योरी है जो 3.5% ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाती है, और बहुसंख्य बनाने के बाद बहुमत में लाने का आधार प्रोवाइड करती है। तो हिंदू मुसलमान भी एक थ्योरी है। शिवाजी महाराज का पुतला मुसलमान ने गिराया, ऐसा उनको अवसर नहीं मिला, मगर इसका उपयोग कर सकते थे, जिससे हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा सकता है। और हिंदू मुसलमान का मामला अगर महाराष्ट्र में खड़ा किया जाए तो निश्चित रूप से अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों पर इसका परिणाम होता है, तमाम SC ST OBC के वोटों पर इसका परिणाम होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा नहीं है, गिराया गया है। कुछ दूसरे लोग भी कहते हैं कि नहीं ये पुतला गिराया गया है, मगर उन लोगों ने इसके समर्थन में कोई सबूत पेश किया है ऐसा लगता नहीं है। मैं आपके सामने तमाम सबूत पेश करके बता रहा हूं, कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। तो इसलिए साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों के सामने कहना चाहता था ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस मकसद से ये खेल खेला गया
वो खेल महाराष्ट्र के लोगों को मालूम हो जाना चाहिए, इसलिए ये परिषद स्टेट लेवल की हमने रखी है। सारे प्रदेश से लोगों को लाया गया। आप लोगों को ये जो बात मैं समझा रहा हूँ, ये सारे महाराष्ट्र में गांव-गांव में जा कर के लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो बीजेपी को चुनाव जीतना संभव नहीं होगा। मगर ओबीसी के वोटों का ध्रुवीकरण करने में यदि वो कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव जीतने में उनको कामयाबी मिल सकती है। चुनाव की जो परिस्थितियां है वो बहुत बारीकी से जानना समझना ज़रूरी है, इसलिए ये बातें मैंने आपको बताई। आपको यहाँ सारे महाराष्ट्र से बुलाया, आप लोगों को बातें समझाया, सबूतों के साथ समझाया, ताकि आप फील्ड में जाकर ये बातें गांव-गांव में ग्रामीण विभाग में जाकर के आपको समझाना होगा, ताकि इस प्रतिक्रिया को रोका जा सके और ख़ास तौर पर ओबीसी भाइयों को समझाया जा सके और ओबीसी के वोटों का बीजेपी के लोग इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा और हम लोगों को आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1885 को कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। तो कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है। उन्होंने आज़ादी का आंदोलन अंग्रेज़ों के विरोध में चलाया। अंग्रेज़ लोग चले गए और अंग्रेज़ जाने के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर ब्राह्मण को हुआ और ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके विरोध में ब्राह्मणों ने दूसरी पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण विदेशी जनता है मगर पार्टी बनाया भारतीय जनता पार्टी। पार्टी बनाना चाहिए था विदेशी जनता पार्टी, मगर पार्टी बनाया भारतीय जनता पार्टी। क्यों? हम लोग भारतीय हैं ना, तो हम लोगों को गधा बनाना पड़ेगा ना। हम लोगों को गधा बनाए बगैर, हम लोगों के वोटों का इस्तेमाल किए बगैर तो वो सफल नहीं हो सकते। तो भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। किसने स्थापित की? आरएसएस ने। आरएसएस किसके संगठन है? ब्राह्मणों का संगठन है। और आरएसएस का द्वारा जनसंघ बनाया गया। जनसंघ का नाम परिवर्तन करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसका पहला संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां है। तो हमारे महापुरुषों ने आप लोगों को, हर 21 साल के व्यक्ति को और आज 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार के लिए लंबा आंदोलन, लंबा संघर्ष करके ये अधिकार हासिल किया। तो ये ब्राह्मणों का राज भारत में प्रस्तापित करने के लिए आप वोट के अधिकार का उपयोग करो, ऐसा हमारे महापुरुषों का कहना नहीं है। तो आपको अपना विकल्प खड़ा करना होगा। अगर आप अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रगति करना चाहते हो तो आपका भविष्य ब्राह्मणों के पार्टी के नियंत्रण में देकर आप अपना भविष्य सुधार नहीं सकते, आप अपना विकास नहीं कर सकते, आप अपनी तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों से जब तक आप इस देश को मुक्त नहीं करोगे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है ब्राह्मणों का राज परमानेंट हो गया। चुनाव हर 5 साल में होता है और हर 5 साल के बाद हमको अवसर मिलता है बदलने का, और हम बदलने का काम करते भी है। कांग्रेस के विरोध में बीजेपी को बदलते हैं, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को बदलते हैं। ये तो कोई बदलाव है नहीं। ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण आ जाता है। बीजेपी ब्राह्मण का नाम है, कांग्रेस ब्राह्मण का नाम है, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण आ जाता है। तो ये बदलाव कहाँ है? ये परिवर्तन कहाँ है?
अगर ब्राह्मण के विरोध में किसी बहुजन को लाते हो, SC ST OBC के लोगों को लाते हो और इनका कम से कम पहले नंबर की शक्ति अगर आप निर्माण नहीं करते हो, दूसरे नंबर की शक्ति निर्माण नहीं करते हो, तो कम से कम तीसरे नंबर की तो शक्ति निर्माण करो। अगर तीसरे नंबर की शक्ति आप निर्माण करते हो और आपके हाथ में बैलेंसिंग पावर आता है, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सीटें कम पड़ गई, कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सीटें कम पड़ गई और आपके पास बैलेंसिंग पावर है, कम से कम इतना तो करो। वोट के आधार पर होगा ना ये। मैं तो ये नहीं कह रहा चाकू छुरी बंदूक गोली तलवार चलाओ, खून खराबा करो, मारो काटो और इसके बाद ऐसा करो। नहीं नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल है, देखो ऐसा, इसके लिए ऐसा भी नहीं करना पड़ता, ऐसा हल्के से ऐसा, यानी जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है। चाकू छुरी बंदूक गोली इसके तो हम समर्थक ही नहीं है, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। ये शांतिपूर्ण परिवर्तन होगा क्योंकि हम 85% लोग हैं और उसका 50% भी यूज करो तो भी सफल हो सकते हैं। 85% का 50% 22.5% होगा तो आप चुनाव सारे देश भर में जीत सकते हैं। अरे सारे देश भर में छोड़ो, कम से कम तीसरी शक्ति तो निर्माण करो, क्योंकि पहले आपको तीसरी शक्ति निर्माण करनी होगी, फिर दूसरी शक्ति निर्माण हो जाएगी, फिर पहले नंबर की होगी। ये हमको हर हालत में करना चाहिए। अगर हम लोग अपनी तरक्की करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। ये बात हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके लिए वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार अपने दुश्मनों को चुनने के लिए नहीं है, हजारों सालों के दुश्मनों को चुनने के लिए नहीं है। 2-3 हजार साल से जिन लोगों ने तुम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, अरे दुश्मनी भी कितनी निकाली, 2-3 हजार साल लगाकर 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया था? कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, इसलिए अंग्रेज खराब थे। चलो ठीक है, तुम्हारी थ्योरी मान लेता हूं कि अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए इसलिए अंग्रेज खराब थे। ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए। ब्राह्मण अंग्रेजों के कंपैरिजन में 3000 गुना ज्यादा खराब है। 6000 को 2 से भागाकार करो, 3000 गुना खराब है। तो खराबी का तो ध्यान रखो, है? खराबी का तो कैलकुलेशन करो। और ये खराबी हमारे विरोध में साजिश के तौर पर वो लोग कर रहे हैं, इसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तलवार उठाओ, मारो काटो, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। हम लोग शांतिपूर्ण परिवर्तन का जो संविधान ने सिद्धांत माना हुआ है, हम उसके समर्थन में हैं। उसके लिए 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से राष्ट्रीय स्तर का 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन बनाया। अभी मेरी उम्र 67 साल की है। इतना 50 साल, इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन बनाया। हम इस संगठन के बल पर हम लोग इस देश में बड़ा परिवर्तन करने लायक हो गए हैं। इसके आधार पर हम लोगों को ये करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा करने के बारे में आपको जो हमारे 5 संगठित शक्ति है उसका उपयोग और प्रयोग करोगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।